हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो पिछले दोस्तों कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यूपी पेट, एसएससी, सीजीएल या दोस्तों यूपी पुलिस या जीटी या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछी जाती है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों ये सारे जो 20 प्रश्न हैं ये अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 20 प्रश्न में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही होते हैं, लास्ट में उसे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जिससे दोस्तों जो क्वेश्चंस आपको ना आए उसको भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों अगले सेट में अगर वो क्वेश्चंस मिले तो आप उसे सही कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। तो कौन सा वेद है दोस्तों जिसमें बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अथर्ववेद। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर पूछे जादू टोना से संबंधित वेद तो भी अथर्ववेद है। जादू टोना बीमारियों से संबंधित जो वेद है वह क्या है? अथर्ववेद है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए सामवेद, अगर पूछा जाए कि भारत में संगीत का जनक कौन सा दोस्तों? संगीत का जनक, भारत में संगीत का जनक, तो ये सामवेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद याद करेंगे, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। और पूछे एक गद्य एवं पद्य से संबंधित वेद जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हो, वह कौन सा वेद है? तो वह आपका यजुर्वेद है, गद्य एवं पद्य दोनों। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि गद्य एवं पद्य दोनों जिसमें वह कौन सा वेद है? तो वह दोस्तों है आपका यजुर्वेद। तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, संगीत का जनक सामवेद और दोस्तों जादू टोना संबंधित वेद अथर्ववेद। तो इन प्रश्नों को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर होगा नवा मंडल। कौन सा? नवे मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख है। और बात करें तीसरे मंडल की, तो तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में आपका क्या है? गायत्री मंत्र है। नवे मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि ऋग्वेद में अधन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो अधन्य मिलेगा, कहीं कहीं अधन्या मिलेगा। तो ये शब्द दोस्तों ऋग्वेद में किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये शब्द जो है गाय के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका गाय ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक। तो ऑप्शन सी, यहाँ पर सामवेद क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो वेदांगों की संख्या दोस्तों कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। वेदांग क्या है दोस्तों? वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। तो वेदांग हमारे कितने हैं? 6 हैं। बात करें दोस्तों 18, तो 18 क्या है? 18 हमारे दोस्तों पुराण हैं। आप याद रखेंगे पुराण कितने हैं? 18। 4 क्या हैं दोस्तों? वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। 108 क्या है? उपनिषद। उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 108 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। तो इनको आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों? आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश में है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो कौन सा विश्वविद्यालय यानी बौद्ध विश्वविद्यालय है जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा।
तो नालंदा आपका सबसे प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है। कहाँ पर है दोस्तों? बिहार में। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? तो कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी जिसके बाद बौद्ध धर्म दोस्तों दो भागों में बट गया? तो टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4 हुई थी। तो दो भाग में कौन कौन से दोस्तों? एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान और महायान, इन दो भागों में बट गया महायान। तो हीनयान महायान दो भागों में यहाँ पर बौद्ध धर्म बट गया। तो कौन सी संगीति हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों आपका कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसके बाद आपका दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। तो ये आप याद रखेंगे। टोटल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? टोटल बौद्ध संगीतियाँ आपकी 4 हुई थी। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर मध्य प्रदेश में है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना है या किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर कृष्णा नदी पर है। किस पे दोस्तों? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पर सोवियत संघ, जिसे दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में रूस का क्षेत्र है। कहाँ से? रूस। तो इसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया था। तो रूस से दोस्तों आपका यहाँ पर मौलिक कर्तव्य लिया गया था। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 51 क में। आप अनुच्छेद याद रखेंगे कि 51 क में है। भाग 4 क है। भाग दोस्तों 4 क है मौलिक कर्तव्य का, और अनुच्छेद 51 क है। अब दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए थे? तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों आप याद रखेंगे प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा को। लेकिन अगर पूछे प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना को लिया गया था, और प्रस्तावना की भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु यानी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? न्यूनतम, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का सदस्य बनना है दोस्तों, तो उसके लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु दोस्तों होनी चाहिए 25 वर्ष। और दोस्तों अगर राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति या दोस्तों राज्यपाल, तो उन सभी के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इनको आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वह कौन सा संशोधन था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संशोधन था 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में किया गया। केवल एक ही बार दोस्तों प्रस्तावना में संशोधन किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों अगर हम बात करें जो ये संशोधन हो रहा है, ये संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दोस्तों आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। आप याद रखेंगे कि संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये दक्षिण अफ्रीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है। तो वर्तमान में दोस्तों हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें मूल कर्तव्य कितने हैं, तो हमने अभी देखा कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से यानी सोवियत संघ से। तो कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने? 11 मूल कर्तव्य हैं। और दोस्तों जो पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनमें जोड़ा गया। इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और ये दोस्तों केवल यहाँ से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अब 11वां की बात करें तो 11वां हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा जो मूल कर्तव्य कितना था, 11 था। अब इसमें हम सभी देख लेते हैं अनुसूची कितनी है दोस्तों। अनुसूची हमारी कितनी है, तो अनुसूची टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। बात करें दोस्तों संविधान के कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों संविधान के, तो वर्तमान में टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 395 दोस्तों वर्तमान में अनुच्छेद हैं। तो इन सभी को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि सुनहरा चावल किसका प्रमुख स्रोत है। तो सुनहरा चावल पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि सुनहरा चावल किसका स्रोत है। तो सुनहरे चावल में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है आपका। तो ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए से संबंधित सुनहरा चावल। अब बात करें दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी आप याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी की बात करें दोस्तों तो बेरी होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। बेरी किसी कमी से, तो विटामिन बी की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेट्स होता है। रिकेट्स याद रखेंगे विटामिन बी की कमी से, डी की कमी से। और यहाँ पर विटामिन सी की कमी से आप याद रखेंगे दोस्तों स्कर्वी। तो ये सभी रोग यहाँ पर दोस्तों विटामिनों की कमी से होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो काबुल लामजाओ दोस्तों विश्व का प्रथम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर मणिपुर में आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, लोकटक झील पर। झील पूछे तो लोकटक झील पर है। और किस राज्य में है दोस्तों, तो मणिपुर में है आपका काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों आपका ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ब्रुसेल्स कहाँ है, बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपका नाटो का मुख्यालय है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये आपका दोस्तों है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में आपका स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ दोस्तों, ये गुजरात में है। कांडला कहाँ है, गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है। तो भारत के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी को यहाँ पर इन्हें भारत रत्न मिला गया है। तो एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।